हेलो एवरीवन, बोर्ड्स का तैयारी जम के चल रहा है। रेशियो एनालिसिस का पार्ट 1 आपने देख लिया होगा। उसमें आपने देखा था हम लोग शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज, करंट रेशियो, क्विक रेशियो की बात किए थे। आई एम श्योर वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना। हेयर आज सेकेंड वीडियो में हम लोग बात करेंगे लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज की एंड आपके एक्टिविटी रेशियोज की। ये रेशियोज बेहद इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। मेरा वादा है आपको फॉर्मूलाज पूरा याद हो जाएगा एंड टफ से टफ सम भी आप एग्जाम में अच्छे से कर पाओगे। क्वेश्चंस को आप ध्यान से कॉपी करते रहना एंड सॉल्यूशंस भी आप साथ साथ में करते रहना। राइट, विश यू ऑल द बेस्ट एंड वीडियो को शेयर करना मत भूलना दोस्तों के साथ। सॉल्वेंसी रेशियोज बेसिकली लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी का मतलब होता है कंपनी अपना लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को कितना अच्छे से, कितना एफिशिएंटली पे कर पाएगा। सॉल्वेंसी रेशियोज जज करता है लॉन्ग टर्म डेट रीपेमेंट कैपेसिटी। Solvency ratios are computed to assess the ability of the enterprise to meet its long-term obligations. Important solvency ratios are debt equity ratio, clear, proprietary ratio, debt to total assets ratio. Debt to total assets ratio के बारे में वापस बताऊंगा, पहले भी बता दे रहा हूं। ये ISC स्टूडेंट्स के लिए डेट टू टोटल एसेट्स रेशियो है, बट CBSE स्टूडेंट्स के लिए रिवर्स है, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। चार इंपॉर्टेंट सॉल्वेंसी रेशियोज है जो अपने को कवर करना है। मूविंग वेरी क्विकली टू टॉपिक डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो और डेट टू इक्विटी इट्स सिंपली लॉन्ग टर्म डेट्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है? लॉन्ग टर्म डेट्स डिवाइडेड बाय इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर्स फंड्स। इक्विटी का मतलब है शेयर होल्डर्स फंड्स। शेयर होल्डर्स फंड्स का मतलब आप बैलेंस शीट के एंगल से सोचिए तो शेयर कैपिटल मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व सरप्लस में सारा, चाहे वो जनरल रिजर्व हो, चाहे कैपिटल रिजर्व हो, सिक्योरिटीज प्रीमियम हो, सरप्लस का बैलेंस हो, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व हो, ऑल रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस अगर पीएल का डेबिट बैलेंस तो माइनस हो जाता है। क्लियर? सो ऊपर लॉन्ग टर्म डेट्स। लॉन्ग टर्म डेट्स का मतलब क्या है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का मतलब, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या आता है दोस्तों? डिबेंचर्स आता है, हाँ या ना, बैंक लोन, टर्म लोन, पब्लिक डिपॉजिट्स, all these are long term borrowings plus long term provisions. ये सब है लॉन्ग टर्म डेट्स एंड इक्विटी शेयरहोल्डर्स फंड्स में शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। और उसका दूसरा तरीका होता है नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। मतलब एसेट साइड का टोटल हो गया माइनस करंट लायबिलिटीज माइनस नॉन करंट लायबिलिटीज। ये क्यों काम आएगा? बोले सर यही तो काफी है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। बट एग्जाम में अगर डायरेक्टली नहीं दिया तो हमको एसेट साइड का टोटल नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, इसमें से माइनस कर देंगे लायबिलिटीज साइड का नॉन करंट लायबिलिटीज सारा एंड करंट लायबिलिटीज भी। वैसे आपको ये ब्रैकेट में क्यों दिया हुआ है? बिकॉज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज को वर्किंग कैपिटल भी बोलते हैं। क्वेश्चन में अगर CNCL नहीं दिया बट वर्किंग कैपिटल दे दिया, आप सोचोगे उड़ी बाबा कैसे करेंगे? कैसे करेंगे यार? कुछ नहीं, नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस नॉन करंट liabilities, that is shareholders funds. Clear? जैसे करंट रेशियो में आपको याद होगा बताए थे, आइडियल एक करंट रेशियो होता है, एक्सेप्टेड करंट रेशियो होता है 2:1, एक्सेप्टेड क्विक रेशियो होता है 1:1। वैसे ही एक्सेप्टेड डेट इक्विटी रेशियो होता है 2:1। दैट मीन्स व्हाट? कि इक्विटी का 2 गुना डेट हो सकता है, 2:1। उसके बाद प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला इज व्हाट इज द प्रोप्राइटरी रेशियो? दैट इज शेयर होल्डर्स फंड्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स।
शेयर होल्डर्स फंड्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। क्लियर? डेट इक्विटी रेशियो जो आपने देखा वो प्योर रेशियो है, वो आपका इस2 में आता है उसका आंसर, राइट? दैट इज अ प्योर रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो का आंसर भी इस2 में ही आता है, बट एट सर्टन टाइम्स कभी कभी इसको परसेंटेज में भी डिनोट किया जाता है, आपको ये बता दूं मैं। It's usually denoted as a pure ratio, but at times it may be denoted in terms of percentage. कहने का मतलब क्या मालूम है कि टोटल एसेट्स में से कितना परसेंटेज एसेट्स आर फंडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड्स, कि ओन्ड फंड्स, शेयर होल्डर्स फंड्स आप जानते हो बीएसटी के हिसाब से वो क्या होता है, ओन्ड फंड्स होता है, ओनर का पैसा होता है, राइट? कि टोटल एसेट्स में से कितना एसेट्स आर फंडेड बाय ओनर्स फंड्स। शेयर होल्डर्स फंड्स बाय टोटल एसेट्स कभी कभी इसको इस2 में ही नॉर्मली छोड़ा जाता है, बट बुक्स में देखो कभी कभी परसेंटेज में मिल सकता है। टोटल एसेट्स का जानते ही हो, नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स। इक्विटी शेयरहोल्डर्स फंड्स का मतलब हमने देख ही लिया था at the time of debt equity ratio क्या होता है। Let us come on very quickly to some few illustrations on these two ratios. Solvency ratio के बाकी हम लोग बाद में पिकअप करते हैं, पहले फटाफट कुछ illustrations ले लेते हैं। डेट इक्विटी रेशियो, इसके पहले के सम्स आपको फर्स्ट वीडियो में रेशियो एनालिसिस का वन शॉट का फर्स्ट वीडियो लॉन्च किया हुआ है आपके लिए यूट्यूब पे, उसके अंदर में था बाकी के सम्स एंड करंट रेशियो, क्विक रेशियो एक्सप्लेनेशन, इंट्रोडक्शन चैप्टर का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? इस वीडियो को भी बार बार बोल रहा हूँ, एंड तक जरूर से देखना आप, एंड अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलना, राइट? डेट इक्विटी रेशियो निकालना है अपने को, तो हमारा लॉन्ग टर्म डेट्स इस पूरे सम्स में देखो आप, तो शेयर कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ इक्विटी, रिजर्व एंड सरप्लस ऑल्सो पार्ट ऑफ इक्विटी, राइट? ये दोनों इक्विटी हो गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस से मतलब नहीं, डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म डेट हो गया, हाँ या ना? जनरल रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ इक्विटी, क्रेडिटर्स अपने को मतलब नहीं। सो डेट इक्विटी रेशियो, लॉन्ग टर्म डेट्स बाय इक्विटी, तो डेट हमारा ऊपर में कितना है? इट्स जस्ट ओनली 87,500, हाँ या ना? And equity is equals to what? Equity is equals to share capital 1 lakh plus आपका surplus 30,000 plus आपका general reserve 45,000. So this is 1,75,000. Clear? This is 0.5 1:1 में छोड़ना मत भूलना आप, सिंपल, बहुत बेसिक एक इलस्ट्रेशन था आपके लिए। उसके बाद फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट कंप्यूट डेट इक्विटी रेशियो एंड प्रोप्राइटरी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो एंड प्रोप्राइटरी रेशियो दोनों कैलकुलेट करने बोला है अपने को। आप गौर से देखो, बैलेंस शीट पूरा बना के दिया, बैलेंस शीट टोटल 7 लाख रुपए है, डेट इक्विटी रेशियो निकालना है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, डेट इक्विटी रेशियो, ऊपर में आपका डेट, मैं पूरा फॉर्मूलाज एंड ऑल बाबा नहीं लिख रहा हूँ, डेट में क्या क्या आ जाएगा दोस्तों? 8% डिबेंचर्स एंड लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन एंड 8% डिबेंचर, यही तो अपना डेट होता है, राइट? तो ऊपर में हम लोग क्या लेते हैं? डेट बाय इक्विटी, राइट? डेट, और नीचे क्या लेते हो आप? इक्विटी। डेट का मतलब क्या बताए थे? लॉन्ग टर्म डेट्स, दैट इज इक्वल्स टू 1,50,000। नीचे इक्विटी, इक्विटी में हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, 2 लाख, 1 लाख, 1 लाख, टोटल हमारा कितना आ गया? 4 लाख। हमको देखना चाहिए एसेट साइड में कहीं हमारा पीएल का डेबिट बैलेंस तो नहीं है, वो तो कुछ था नहीं, दैट्स इट। सो हमारा टोटल कितना हो गया? इक्विटी 4 लाख, ये हो गया हमारा डेट इक्विटी रेशियो। इसके बाद हमको जब प्रोप्राइटरी रेशियो बोला है, प्रोपर्टी रेशियो का फॉर्मूला हमारा क्या है? टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड्स, राइट? सो ये हमारा शेयर होल्डर्स फंड्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, शेयर होल्डर्स फंड्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। तो हमारा शेयर होल्डर्स फंड्स कितना था? 4 लाख।
डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स अपना कितना था दोस्तों, 7 लाख था। बस खत्म हो गया हमारा ना। डेट बाय इक्विटी 150 बाई 4 लाख, दिस इज कमिंग टू 0.375:1 and this is 4 lakh divided by 7 lakh, so this is 0.57:1। डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक लाके छोड़ना है। 0.5714 आ रहा है, कुछ नहीं, आपको 2 प्लेसेस तक लाके छोड़ देना है। क्लियर? दिस इज योर डेट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, calculate debt equity ratio from the following data. Total assets 1,25,000, total debts 1 lakh, short term loans 50,000। अभी अपने को ना डेट इक्विटी रेशियो बोला है। डेट इक्विटी में जो भी चीज दोनों चीज हमारे पास में नहीं है। हमको क्या क्या चाहिए होता है डेट इक्विटी रेशियो के लिए? लॉन्ग टर्म डेट्स डिवाइडेड बाय इक्विटी, मतलब शेयर होल्डर्स फंड्स। दोनों ही नहीं है, बट हम दोनों निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे हम? लॉन्ग टर्म डेट्स विल बी इक्वल्स टू व्हाट? टोटल डेट्स माइनस शॉर्ट टर्म लोन्स। टोटल डेट माइनस शॉर्ट टर्म लोन, दैट मीन्स हमारा 1 लाख में से यार 50,000 माइनस कर दें, क्योंकि टोटल डेट का मतलब क्या है यार? ये टोटल लाइबिलिटीज है। लाइबिलिटीज मतलब एक्सटर्नल लाइबिलिटी, लाइबिलिटी सेट का टोटल नहीं, टोटल डेट का अंदर टोटल उधार का पैसा, चाहे शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो। तो उसमें से शॉर्ट टर्म को माइनस कर दिया आप, तो आपका लॉन्ग टर्म डेट कितना आ गया? 50,000। अब मेजर पार्ट रहा इक्विटी कैसे निकलेगा, आप ध्यान से समझो। आपको टोटल एसेट्स मालूम है और टोटल डेट मालूम है, अपने क्लास 11 से जानते हैं। कैपिटल इज इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, दैट्स इट। एंड कैपिटल इज नथिंग बट इक्विटी। कैपिटल इज नथिंग बट इक्विटी, मतलब शेयर होल्डर्स फंड्स। टोटल एसेट्स में से अगर अपने टोटल डेट्स को माइनस कर देते हैं ना यार, वही तो शेयर होल्डर्स फंड्स होगा, वही तो इक्विटी होगा। इक्विटी या शेयर होल्डर्स फंड्स, इस तरह का ट्रिकी क्वेश्चन, बहुत छोटा छोटा ट्रिकी क्वेश्चन है ये सब। इक्विटी या शेयर होल्डर्स फंड्स इज इक्वल्स टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेट्स। टोटल एसेट्स 1,25,000, टोटल डेट्स 1 लाख, इक्विटी कितना हो गया? 25,000। तो बस हमारा फॉर्मूला में पुट कर देना है लॉन्ग टर्म डेट 50,000 डिवाइडेड बाय इक्विटी 25,000, सो दैट इज 2:1। इजी। नेक्स्ट, इसके बाद अगेन इंक्रीज डिक्रीज एंड नो चेंज वाला वैरायटी जो हम लोग करेंट रेशियो में किए थे। एज्यूमिंग दैट द डेट इक्विटी रेशियो इज 2 बोलने का मतलब ही क्या होता है? 2 बोलने का मतलब ही है दैट इज 2:1। स्टेट गिविंग रीजंस वेदर दिस रेशियो विल इंक्रीज, डिक्रीज और विल हैव नो चेंज इन ईच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस। लास्ट वीडियो आपने देख लिया था बहुत अच्छे से कि इंक्रीज डिक्रीज नो चेंज वाले में ना, अगर सिर्फ ऊपर में इंक्रीज हो रहा है न्यूमरेटर, तब तो रेशियो इंक्रीज होगा। ऊपर अगर लेस हो रहा है, सिर्फ ऊपर लेस हो रहा है, तो रेशियो डिक्रीज होगा। नीचे बढ़ रहा है तो रेशियो डिक्रीज होगा। नीचे कम हो रहा है तो रेशियो इंक्रीज हो गई। इसमें तो दिक्कत नहीं था, याद है बताए थे लास्ट वीडियो में, नहीं देखे तो प्रॉपर्ली देख लेना वाला पोर्शन करंट रेशियो में इंक्रीज डिक्रीज नो चेंज वाला पोर्शन में, कि अगर दोनों ऊपर और नीचे दोनों में ऐड हो रहा है, दोनों इंक्रीज हो रहा है, दोनों ऐड हो रहा है, तो रेशियो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा या नो चेंज होगा, डिपेंड करता है कि हमको रेशियो क्या दिया है, 1:1 से बेसी या 1:1 से कम क्या दिया है, वो वाला पोर्शन देख लेना। ठीक है, बस यहाँ पे
इस पोर्शन को करना अपने को, हमको यहाँ पे 2:1 ही दिया हुआ है। सो दोस्तों अपने इसमें परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट ऑन लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट बेसिस। लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट बेसिस का मतलब होता है कि आप उन फिक्स्ड एसेट जो खरीदे हो उसका पेमेंट आप लॉन्ग टाइम के बाद करोगे, मे बी मोर देन 1 ईयर, देन दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, राइट। वो लॉन्ग टर्म डेट का पार्ट हो जाता है ना। ऊपर हमारा डेट होता है, डेट बाय इक्विटी। तो परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट जब खरीदा, फिक्स्ड एसेट बढ़ेगा, फिक्स्ड एसेट पे तो फर्क पड़ेगा नहीं, मतलब इक्विटी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन हमारा डेट इंक्रीज हो जा रहा है बिकॉज आपने फिक्स्ड एसेट खरीदा लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट बेसिस। एसेट्स बढ़ रहा है, फिक्स्ड एसेट जो बढ़ रहा है उसका इफेक्ट तो रेशियो पे कहीं कुछ नहीं पड़ रहा है, लेकिन जब आप इक्विटी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, डेट आपका बढ़ जा रहा है, सो द रेशियो विल इंक्रीज। याद रखना, जैसे बताए थे, अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स अगर आते हैं तो 1 मार्क्स is for increase, decrease and no change, and other 1 marks is for your reasoning, right? तो increase आंसर रहेगा, रीजन क्या रहेगा कि इक्विटी विल रिमेन अनचेंज्ड एंड डेट विल इंक्रीज। उसके बाद परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट ऑन अ क्रेडिट ऑफ 2 months, ऑब्वियसली नो चेंज, बिकॉज फिक्स्ड एसेट जब आप खरीदे हैं डेट इक्विटी कहीं फर्क नहीं पड़ रहा है, 2 महीना क्रेडिट पे, तो करंट लायबिलिटीज बढ़ेगा, इस रेशियो पे कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, बुक वैल्यू 40,000 एट अ लॉस ऑफ 5,000, 5 जगह लॉस पे बेचें, लॉस पे बेचें तो हमारा रिजर्व एंड सरप्लस, हमारा इक्विटी कम हो जाएगा, डिनोमिनेटर कम हो जा रहा है, तो डेफिनेटली द रेशियो विल इंक्रीज। फिक्स्ड एसेट आपने बेचा है 40,000 का फॉर 50,000, मतलब क्या है, आपने प्रॉफिट में बेचा है, प्रॉफिट में बेचा तो इक्विटी बढ़ेगा, इक्विटी बढ़ने का डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर बढ़ने का मतलब ही है द रेशियो विल डिक्रीज। न्यू शेयर्स आपने कैश में इशू किया, न्यू शेयर्स अगर कैश में इशू करते हो डेट में फर्क पड़ेगा नहीं, बट इक्विटी बढ़ जाएगा, इक्विटी अगर बढ़ेगा तो डेफिनेटली द रेशियो विल डिक्रीज। इक्विटी इंक्रीज कर रहा है, रेशियो डिक्रीज हो जाएगा। इशू ऑफ बोनस शेयर्स, बोनस शेयर्स आपने इशू किया, बोनस शेयर्स जब इशू करते हैं आपको पता होना चाहिए दैट उससे क्या होता है, दैट इज नोन एज कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स। रिजर्व्स कम हो जाता है हमारा और इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ जाता है, दैट मीन्स व्हाट, इक्विटी विल रिमेन अनचेंज बिकॉज कैपिटल बढ़ेगा, रिजर्व्स कम हो जाएगा, तो नो चेंज, और डेट में भी नो चेंज। सो इश्यू बोनस शेयर्स में नो चेंज, विल रिमेन अनचेंज्ड। This is a dangerous one, redemption of debentures for cash. Redemption of debentures for cash, अक्सर लोग क्या सोचते हैं, दिमाग के अंदर में क्या कहते हैं, हमारा डेट कम हो जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। डिबेंचर्स जो रिडीम होता है ना, दैट इज करेंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट एज पर द चैप्टर ऑन बैलेंस शीट, ये करेंट लायबिलिटी होता है, तो मेरा करेंट लायबिलिटी कम हो रहा है और करेंट एसेट्स कम हो रहा है बिकॉज कैश एंड बैंक, तो हमारे डेट इक्विटी रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिस इज अ डेंजरस वन, यहाँ पे मिस्टेक होने के बहुत चांसेस रहता है, अक्सर लोग इसमें डिक्रीज कर देते हैं ये सोच के दैट हमारा डेट कम हो रहा है, बट डेट कम नहीं हो रहा है। कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर देने का मतलब क्या है, हमारा डेट कम हो जाएगा एंड हमारा इक्विटी बढ़ जाएगा। तो हमारा डेट कम हो रहा है और इक्विटी बढ़ जा रहा है, तो अल्टीमेटली द रेशियो विल डिक्लाइन, रेशियो विल डिक्लाइन। क्लियर? आई होप दिस पोर्शन इज वेरी क्लियर टू यू। ऐसे सब्स बहुत आते हैं, ये 2:1 को लेकर के था, 1:1, 1:1 से कम को लेकर के भी आ सकता है। डेट टू टोटल एसेट्स रेशियो, दिस इज फॉर द ISC स्टूडेंट्स, अगर आप ISC में हैं तो ये आपके लिए है, बट फॉर CBSE ये रेशियो रिवर्स हो जाता है, दिस इज टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। सो डेट टू टोटल एसेट्स का मतलब डेट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, बट फॉर CBSE स्टूडेंट्स दिस बिकम्स टोटल एसेट्स टू डेट। डेट का मतलब डेफिनेटली लॉन्ग टर्म डेट्स।
रेशियो ऑब्वियसली आपका 1:1, 2:1, मतलब इस टू में आएगा, जैसे प्योर रेशियो। डेट्स का मतलब बताया हुआ है आपको, एंड टोटल एसेट का मतलब भी आपको बता दिए। कमिंग डाउन टू इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, आप ये आपको याद रखना लेकिन डेट टू टोटल एसेट्स में, कि अगर आप आईएससी स्टूडेंट है डेट टू टोटल एसेट्स है, एंड अगर आप सीबीएसई स्टूडेंट है देन दैट इज टोटल एसेट्स टू डेट। इसके बाद हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या शो करता है? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का शो करता है कि आपका नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है, टू कवर योर फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस डिवाइडेड बाय फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। इंटरेस्ट हमको किसे पे करना होता है? हमारे बैंक लोन्स पे, हमारे डिबेंचर्स पे, हमारे पब्लिक डिपॉजिट्स पे, उन सब का इंटरेस्ट को कवर करने के लिए हमारे पास कितना गुना, कितना टाइम्स नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, तो ये आंसर हमारा टाइम्स में आता है। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसमें आपको एक चीज मालूम होनी चाहिए, दैट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पीबीआईटी जो होता है ना, उसमें से माइनस होता है इंटरेस्ट, जो बचता है देन दैट इज नोन एज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से माइनस होता है टैक्स, तब जो आता है दैट इज नोन एज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये आपको इसलिए बता रहा हूं बिकॉज कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चंस में क्या होता है ना, कि आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे देता है, टैक्स का परसेंटेज दे देगा, इंटरेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली रहेगा, एंड आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालने बोलेगा, तो आपको बैक कैलकुलेशन करके आपको पहले प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैलकुलेट करना होता है। क्लियर? तो उसके लिए आपको मालूम होना चाहिए दैट पीबीआईटी माइनस इंटरेस्ट इज पीबीटी, पीबीटी माइनस टैक्स इज पैट, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये आपको मालूम होना बहुत जरूरी है। इसके बाद समझ करेंगे हम लोग अभी। शेयर होल्डर्स फंड्स 8 लाख, टोटल बोरोइंग्स एंड डेट्स इज 18 लाख। मेक श्योर दिस इज योर टोटल बोरोइंग्स, एंड उसमें शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है 2 लाख, ऑब्वियसली दैट इज अ पार्ट ऑफ दिस, एंड अदर करंट लायबिलिटीज है 6 लाख। डेट टू टोटल एसेट्स रेशियो निकालने बोला है। फर्स्ट थिंग, डेट टू टोटल एसेट का फॉर्मूला डेट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। डेट का मतलब लॉन्ग टर्म डेट, डेट का मतलब ही होता है लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट हमारा कितना होगा? 18 लाख इज अ टोटल डेट माइनस शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स 2 लाख एंड अदर करंट लायबिलिटीज 6 लाख। तो हमारा लॉन्ग टर्म डेट हो गया 10 लाख। पहला पार्ट ये क्लियर होना चाहिए आपको कि हमारा टोटल लॉन्ग टर्म डेट्स इज 10 लाख। अब हमारा एसेट्स, टोटल एसेट्स कितना है? टोटल एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज, हाँ या ना? लायबिलिटी साइड का टोटल एंड एसेट साइड का टोटल हमेशा सेम होता है। टोटल एसेट आप कैसे निकालेंगे? शेयर होल्डर्स फंड्स 8 लाख प्लस टोटल बोरोइंग्स 18 लाख, दैट मीन्स आपका टोटल एसेट्स कितना हो गया? 26 lakhs, बिकॉज डायरेक्टली नहीं दिया हुआ था। सो डेट टू टोटल एसेट्स 10 lakhs divided by 26 lakhs. Is this portion clear? So this is 0.38:1. 0.38:1. Moving down to the next sum. Calculate debt to total assets ratio. तो हमारा टोटल डेट, पहले बता दो सीबीएसई स्टूडेंट्स आप लोग रेशियो को रिवर्स कर देना, राइट? टोटल डेट दिया हुआ है 4 लाख, बट दिस इज टोटल डेट। ऑब्वियसली इसमें से लॉन्ग टर्म डेट निकालना है, तो आपको शॉर्ट टर्म बैंक लोन माइनस करना होगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स माइनस करना होगा, एक्सपेंसेस पेएबल माइनस करना होगा, बिल्स पेएबल माइनस करना होगा।
सो आपका लॉन्ग टर्म डेट्स आपका कितना हो जाएगा? ₹4,00,000 में से अपना 175 ये माइनस हो जाएगा, हाँ या ना? दैट मीन्स दिस इज 2,25,000 एंड टोटल एसेट्स अपने को 5,50,000 दिया हुआ है। दैट इज हमारा आंसर वुड बी 2,25,000 डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स दैट इज 5,50,000. Clear? The answer is 0.41 is to 1. CBSE केस में रिवर्स हो जाता, 550 by 225 हो जाता. Clear? Next. Prakash Limited has a long-term loan of rupees 10 lakh. Interest on loan for the year is 1,25,000. PBIT 5 lakh. Calculate interest coverage ratio. Interest coverage ratio का formula profit before interest and tax divided by fixed interest charges. Profit before interest and tax 5 लाख है and आपका interest is 1,25,000. So your answer is 4 times. I hope that's easy one. Next. इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के ऊपर में कुछ टिपिकल सम्स हम लोग अगले वीडियो में लेके आएंगे. सो स्टे ट्यून टू द चैनल, आप वीडियो देखते रहो और भी टिपिकल सम्स हम लोग लेके आएंगे. अभी जस्ट पहले हम लोग बेसिक फॉर्मूलाज पूरा लर्न कर लेते हैं, फॉर्मूलाज कैसे हैं. अब आ रहा हमारा एक्टिविटी रेशियोज. एक्टिविटी रेशियोज बेसिकली कंपनी की वर्किंग एफिशिएंसी को जज करता है, राइट. एंड ये सारे रेशियोज यूजुअली टाइम्स में आते हैं, जैसे ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो. ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो ये मेजर करता है कि हम लोग हमारे डेटर्स से पैसा, डेटर्स जिनको हमने गुड्स उधार में सेल करके रखा है उनसे पैसा हम लोग कितना फास्ट या कितना स्लो रिकवर कर रहे हैं. रिसीवेबल्स मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को जज करता है ये वाला रेशियो. तो ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो का बेसिकली फॉर्मूला इज net credit sales divided by average trade receivables. The answer is in times. ट्रेड रिसीवेबल्स या डेटर्स टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं इसको, या ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो बोलते हैं. इसका आंसर इज नेट क्रेडिट सेल्स. कैसे कैलकुलेट करते हैं? नेट क्रेडिट सेल्स का मतलब क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न. नेट क्रेडिट सेल्स का मतलब होता है दिस इज बेसिकली योर क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, दैट इज रिटर्न इन वर्ड्स, डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स. ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब क्या होता है? ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब होता है डेटर्स प्लस बीआर. एवरेज का मतलब होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2. मतलब ओपनिंग डेटर्स प्लस ओपनिंग बीआर प्लस क्लोजिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग बीआर पूरा डिवाइडेड बाय 2. ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय 2. या इसका मतलब और डिटेल में जाएं तो ओपनिंग डेटर्स प्लस ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग बिल रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2. बट व्हाट इफ क्वेश्चन में हमको सिर्फ ट्रेड रिसीवेबल्स दे दिया, डेटर्स बीआर दे दिया, बट वो ओपनिंग कितना था क्लोजिंग कितना था नहीं बताया, तब फिर जो फिगर दिया हुआ है वही एवरेज है. मतलब ओपनिंग भी वही था क्लोजिंग भी वही था, तब फिर डिवाइड बाय 2 करने की जरूरत नहीं है. सपोज डेटर्स दे दिया 4 लाख, बीआर दे दिया 1 लाख, ओपनिंग क्लोजिंग का फिगर नहीं दिया तो 4 + 1 5. अब 5 डिवाइड बाय 2 मत कर देना, एवरेज मत निकाल लेना आप. पहली बात क्लियर. पीबीडीडी प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट की इंफॉर्मेशन रहे तो वो भी कंसिडर नहीं करना है, बिकॉज हम लोग यहां डेटर्स का रियलाइजेबल वैल्यू से मतलब नहीं है. अपने को डेटर्स से मतलब है, पीबीडीडी माइनस नहीं करेंगे. क्लियर. एंड लास्टली एक और चीज, मान लो क्वेश्चन में सिर्फ सेल्स दे देता है, सिर्फ सेल्स दे दिया,
कैश सेल्स कितना था, क्रेडिट सेल्स कितना था, नहीं बताया, तो जो सेल्स दिया है वही क्रेडिट सेल्स है। क्लियर? ये 2-3 बातें आपको ध्यान में रखनी होती हैं। वैसे नोट्स में दिया हुआ आपके लिए, इन द एब्सेंस ऑफ ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स, मतलब डेटा से दिया, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल जो दिया हुआ रहेगा वही हम लोग क्वेश्चन में यूज कर लेंगे। क्लियर? फिर उसको एवरेजिंग नहीं करेंगे। नेट क्रेडिट सेल्स अगर नहीं दिया हुआ है तो जो टोटल सेल्स का फिगर दिया हुआ है हम लोग उसी को ले लेंगे, प्रोविजन फॉर बैड डेट को डिडक्ट नहीं करेंगे अपने। क्लियर? ये ध्यान में रखना है। Coming to the formula, from the following details calculate the trade receivables turnover ratio. Trade receivable turnover ratio calculate करना है। Total sales for the year, total sales make sure दिया हुआ है आपको। Cash sales है 20% of total sales. There is a catch. 20% of total sales is cash sales. तो जाहिर सी बात है 20% cash sales, टोटल सेल्स का 20% कैश सेल्स है तो 80% क्रेडिट सेल्स है, हाँ या ना? तो क्या करोगे, क्रेडिट सेल्स इक्वल्स टू 1,75,000 इंटू 80%, सो दैट इज योर 1,40,000। इसमें से आप क्या करोगे, सेल्स रिटर्न 10,000 माइनस कर दोगे तो आपका नेट क्रेडिट सेल्स कितना हो गया, 1,30,000। ओपनिंग डेटर्स, क्लोजिंग डेटर्स, तो यहां से आपका एवरेज डेटर्स या एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 10,000। सो ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, एग्जाम में ऑब्वियसली फॉर्मूला लिख के करना है आपको, नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स या एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, सो द आंसर इज 13 टाइम्स। इजी। फॉर्मूलाज लर्न करते रहना आपको। फॉर्मूलाज तो सबको एक जगह आप नोट कर लो एंड उसको 2 दिन आप पढ़ोगे अच्छे से, आराम से पूरा लर्न हो जाएगा। थोड़ा टाइम देना 2 दिन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे कि डेटर्स टर्नओवर रेशियो। डेटर्स टर्नओवर रेशियो का मतलब ही होता है ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो निकालना है एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालना है। वो सिखाएंगे आपको। पहले आप डेटर्स टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करने के बारे में सोचो। क्या दिया हुआ है, ओपनिंग डेटर्स, क्लोजिंग डेटर्स, बैड डेब्ट्स, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, सेल्स रिटर्न, डिस्काउंट अलाउड। क्वेश्चन पढ़ के देखो क्या फिगर मिसिंग है। जो चीज नहीं चाहिए तो बहुत से दी हुई, डिस्काउंट अलाउड नहीं चाहिए हमको, मतलब ही नहीं है, बैड डेट से मतलब नहीं है, कैश कलेक्ट फ्रॉम डेटर से मतलब ही नहीं है, ये सब कुछ दिया हुआ है। तो क्या मिसिंग है, क्रेडिट सेल्स इज मिसिंग। क्रेडिट सेल्स अगर मिसिंग है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो दोस्तों बाय प्रिपेयरिंग द डेटर्स अकाउंट। डेटर्स का लेजर अकाउंट छोटा सा बनाओगे, आपको वहां से डेटर्स का लेजर वर्किंग नोट बनाओगे, वहां से आपको क्रेडिट सेल्स का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। डेटर्स अकाउंट आप कैसे बनाओगे, ओपनिंग डेटर्स दैट इज टू बैलेंस ब्रॉट डाउन इज 20,000, क्लोजिंग डेटर्स दैट इज बाय बैलेंस कैरिड डाउन इज 30,000, बाय बैड डेब्ट्स है 2,000, बाय बैंक कलेक्शन का फिगर है 80,000, बाय सेल्स रिटर्न है 7,000, बाय डिस्काउंट अलाउड, मेरे पास स्पेस नहीं रहा, मैं उसको बीच में घुसा दे रहा हूं, बाय डिस्काउंट अलाउड इज 1,000। क्लियर? नाउ अब आप इसको टोटल करोगे तो क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है। डेबिट साइड में जो बचेगा वो निकल जाएगा आपका क्रेडिट सेल्स। मेक श्योर जो बचेगा वो आपका क्रेडिट सेल्स निकलेगा। क्लियर? सो 1 लाख आपका क्रेडिट सेल्स निकला, लेकिन ये सेल्स है, नेट सेल्स नहीं है। क्लियर? नेट सेल्स निकालने के लिए सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करना होगा। अब आप बोलोगे सर यहां तो लिए, वापस क्यों माइनस कर रहे? तो यहां जो लिए उससे तो ऐड हो गया ना, जो क्रेडिट साइड में लिए हैं उससे तो वो ऐड हो गया। ये मत सोचना कि सेल्स रिटर्न को माइनस नहीं करना है, नेट सेल्स निकालना तो ऑब्वियसली माइनस करना पड़ेगा।
that is 93,000. Clear? And average debtors, opening plus closing divided by 2, that is 25,000. So आपका trade receivables turnover ratio, that is 93,000 divided by 25,000. So 93,000 divided by 25,000, that is 3.72 times. पहली बात ये समझो आप ध्यान से। अभी आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड क्वेश्चन में पूछा था, हमने क्या कहा था कि हमारा डेटर्स रेशियो मेजर करता है कि हम हमारे डेटर्स से पैसा कितना टाइमली कितना फास्ट कलेक्ट कर सकते हैं। क्या मतलब मालूम है? ये 3.72 टाइम्स का मतलब डेटर्स हमारा 3.72 टाइम्स रोटेट किया साल भर में। साल में ये जो एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालना है ना, एवरेज कलेक्शन पीरियड आप मंथ्स में भी निकाल सकते हैं, डेज में भी निकाल सकते हैं, वीक्स में भी निकाल सकते हैं। कैसे मालूम है? अगर आप 12 डिवाइडेड बाई ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो जो आएगा उसे डिवाइड करते हैं तो आंसर मंथ्स में आता है। तो ये तो अपने को तब यूज करना चाहिए जब हमारा ये सपोज 4 टाइम्स होता, तो 12 डिवाइड बाई 4 आंसर 3 मंथ्स हो जाता, या ये 3 टाइम्स आता तो 12 डिवाइड बाई 3 4 मंथ्स हो जाता, तब मंथ्स में निकालना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है, ये जैसे पॉइंट में आ रहा है ना, तब हमको क्या करना चाहिए, उसको डेज में निकाल लेना चाहिए। सो और इट इज 365 डिवाइडेड बाई ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, ये करेंगे तो आंसर हमारा डेज में आएगा। और डेज में जब आएगा ना, अगर पॉइंट में आता है, पॉइंट के कुछ भी हो उसको हायर फिगर में ले लेना चाहिए। सपोज इट इज 27.2, तो ये रुपीज नहीं है, डेज है। 27.2 को 27 डेज पे नहीं छोड़ोगे आप, उसको 28 डेज कर दोगे, क्योंकि इट इज 27 डेज और कुछ घंटा, पॉइंट मतलब सम आवर्स मोर, तो 28th डे हो गया ना वो। पॉइंट के बाद हमेशा हायर फिगर में लेना, दैट्स अ की पॉइंट। या फिर आप उसको वीक्स में भी निकाल सकते हो। अगर सपोज 13 टाइम्स आता, साल में 52 वीक्स इन अ ईयर होता है, डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, तो आपका आंसर किस में आ जाएगा, राउंड फिगर वीक्स में आ जाएगा। राउंड फिगर मंथ्स में तो मंथ्स में छोड़ेंगे, राउंड फिगर वीक्स में तो वीक्स में छोड़ेंगे, नहीं तो हमेशा हम लोग किस में लेंगे, डेज में। तो अपने इस केस में हमारा ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो कितना हो जाएगा, 365 डिवाइडेड बाई 3.72 times. So 365 divided by 3.72, so that is 99 days। क्योंकि 98.11 आ रहा है, 98.11 आ रहा है, तो 98.1 तो नहीं छोड़ सकते आप, that will become 99 days। कि हम लोग डेटर्स को 99 डेज का क्रेडिट पीरियड दे रहे हैं। क्वेश्चन पूछ सकता था क्रेडिट अलाउड टू डेटर्स कितना दिन का है, 99 डेज का। मतलब एक बार गुड सेल करने के बाद में ऑलमोस्ट 3 महीना से बेसी टाइम लगता है उनसे पैसा रिकवर करने में। गॉट इट? मूविंग डाउन टू नेक्स्ट वन, डेटर्स टर्नओवर रेशियो निकालना है आपको। आप ये क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो निकालने बोला है अपने को। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ आरएफओ, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया है 3 लाख, मेक श्योर कॉस्ट दिया है, और जीपी भी ऑन कॉस्ट ही बोला है, राइट। ओपनिंग डेटर्स, क्लोजिंग डेटर्स, कैश सेल्स बोला है 20% ऑफ टोटल सेल्स। तो टोटल सेल्स तो मिसिंग है, टोटल सेल्स निकालना होगा अपने को। टोटल सेल्स अब कैसे निकालोगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ आरएफओ इज 3 lakhs, इसमें आप ऐड 25% प्रॉफिट, बिकॉज कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज सेलिंग प्राइस। सो दिस 3,75,000 इज टोटल सेल्स। इस टोटल सेल्स में से अगर आप माइनस कर दो कैश सेल्स, कैश सेल्स है 20%, तो इस 3,75,000 का 20% दैट इज 75,000 माइनस कर दो आप,
तो 3 लाख क्या आ गया आपका क्रेडिट सेल्स। आया समझ में, राइट। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस प्रॉफिट इज टोटल सेल्स। टोटल सेल्स में से माइनस कैश सेल्स किया आपने, माइनस, राइट, तो आपका क्रेडिट सेल्स आ गया। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, ये दोनों को प्लस डिवाइडेड बाय 2 शो करना पड़ेगा एग्जाम में आपको। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स इज 75,000। सो ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, अब नेट क्रेडिट सेल्स तो हमारा 3 लाख ही है, डिवाइडेड बाय 75,000। सो द आंसर इज 4 टाइम्स। इजी। नेक्स्ट एक और इसके ऊपर बेस्ड, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स निकालने बोला है। ऐसा हम बहुत फ्रिक्वेंट है, बहुत आता है, इनफैक्ट एमसीक्यूज में भी आ सकता है। तो हमारा ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स निकालने बोला अपने को। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो दे दिया 5 टाइम्स, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकाल के दे दिया। कॉस्ट ऑफ आरएफओ दिया 6,40,000, कॉस्ट ऑफ आरएफओ। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बोला है 20%। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 20% का मतलब ही होता है हमेशा कि इट्स ऑन सेल्स। अगर कुछ नहीं बोला है, इट इज ऑलवेज ऑन सेलिंग प्राइस। मेक श्योर ये कॉस्ट है और जीपी आपको ऑन सेलिंग प्राइस से बोला है। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स से 20,000 मोर देन इन द बिगिनिंग। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स वे 20,000 मोर देन इन द बिगिनिंग, मतलब ओपनिंग जितना ट्रेड रिसीवेबल था उससे क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स 20,000 रुपया ज़्यादा है। क्लियर। अब कैसे करोगे इसको, हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये देखना है अपने को, राइट। सो अपने इस समय कैसे करेंगे, अपने को ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है, यहाँ से हम लोग को इस इंफॉर्मेशन अपने यूज़ करें। अगर यहाँ से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड जीपी रेशियो से कोशिश करके हमको क्या निकल सकता है, सेल्स। सेल्स निकल जाएगा। डेटर्स टर्न रेशियो मालूम है, पुट करेंगे, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स निकल जाएगा। वहां से फिर इस इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स आराम से निकल जाएगा। सबसे पहले हमारा इंफॉर्मेशन को सेल्स वाला यूज करना है। तो एक शॉर्टकट जो आपको बताए थे पहले के वीडियोस में कि जीपी रेशियो सेलिंग प्राइस के ऊपर अगर 20% मतलब 1/5 है, अगर सेलिंग प्राइस के ऊपर 1/5 है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर कितना होता है 1/4। ये तो शॉर्टकट कि सेलिंग प्राइस के ऊपर जितना ज़्यादा जितना है कॉस्ट प्राइस के ऊपर एक कम, मतलब कॉस्ट के ऊपर अगर 1/3 होता 33 1/3%, तो सेलिंग प्राइस के ऊपर में सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट होता 1/4 एंड सो ऑन। तो 20% तो 6,40,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड COGS, उसमें प्रॉफिट सेल्स के ऊपर 1/5 तो कॉस्ट के ऊपर 1/4 मतलब 1,60,000। कितना हो गया आपका ये, दिस इज 8 lakhs, ये आपका 8 लाख। इसको अगर आप नॉर्मली करना चाहो x लेके भी कर सकते हो, 100 लेके, लेट द सेलिंग प्राइस बी 100, सेलिंग प्राइस अगर आपका 100 है उसमें से प्रॉफिट 20 माइनस हो जाएगा तो कॉस्ट 80, तो 6,40,000 जो कॉस्ट है वो 80 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 100 मतलब 8 लाख सेल्स हो गया। क्लियर। तो जब आपको सेल्स मालूम है, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो मालूम, अगर आप उस फॉर्मूला में पुट कर दो तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल्स टू नेट क्रेडिट सेल्स बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, एंड सिंस 5 टाइम्स दिया है 5 इज इक्वल्स टू 8 लाख डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, therefore average trade receivables is 8 lakh divided by 5, that is 1,60,000। ये हमारा एवरेज आ गया। वंस अगर हमारा एवरेज आ गया है, अब हमको बोला है क्लोजिंग ओपनिंग से 20,000 ज़्यादा है, तो ओपनिंग
अगर x है, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स कितना है आपका x प्लस 20,000। क्लियर? तो इसका मतलब क्या है, एवरेज कैसे आता है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स का फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाई 2। तो ओपनिंग इज x, क्लोजिंग इज x प्लस 20,000 divided by 2 is equals to how much? Equals to 1,60,000, right? Equals to 1,60,000. So इसका मतलब आपका 2x प्लस 20,000 इक्वल्स टू 3,20,000। 2x is equals to 3 लाख, x is equals to 1,50,000। मतलब क्या है, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स 150 हो गया एंड आपका क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स 170 हो गया, बिकॉज क्लोजिंग वेयर 20,000 मोर देन द ओपनिंग। क्लियर? इसमें और टिपिकल सम्स आते हैं, वो हम लोग बाद में पिकअप करेंगे। अभी लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट रेशियो, दैट इज ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो, या फिर उसको क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं। ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो या क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, ये क्या होता है? ये रेशियो में फॉर्मूला इज नेट क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स। एंड ये इसका आंसर भी टाइम्स में आता है। नेट क्रेडिट परचेजेस का मतलब क्रेडिट परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न। सम्स में सिर्फ परचेज का इंफॉर्मेशन है, कैश और क्रेडिट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, तो जो परचेज का फिगर दिया है वही नेट क्रेडिट परचेज है। ट्रेड पेबल्स में दो चीजें, ट्रेड पेबल्स में क्रेडिटर्स होता है, बिल्स पेबल होता है। एवरेज कैसे निकालेंगे, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाई 2। तो ओपनिंग ट्रेड पेबल्स प्लस ओपनिंग बिल्स पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स प्लस क्लोजिंग बिल्स पेबल बाई 2। क्लियर? बट अगर क्वेश्चन में सिर्फ क्रेडिटर्स दे दिया और कोई इंफॉर्मेशन नहीं, तो वही ट्रेड पेबल्स है। क्रेडिटर्स एंड बीपी दे दिया बट ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिया, तो जो दिया वही एवरेज है इटसेल्फ, है ना? सो वही सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिए। एब्सेंस ऑफ ओपनिंग ट्रेड पेबल्स, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स जो है वही ले लेंगे। नेट क्रेडिट परचेज नहीं दिया तो टोटल परचेज को भी अप्लाई कर लेते हैं अपने। क्लियर? उसके सम्स करते हैं। ओपनिंग क्रेडिटर्स 80,000, ओपनिंग बिल्स पेबल 3,000, क्लोजिंग 1 लाख, क्लोजिंग बिल्स पेबल 17,000, परचेजेस 14 लाख, कैश परचेजेस 5 लाख। नाउ परचेजेस इज 14 लाख एंड कैश परचेजेस 5 लाख, तो डेफिनेटली क्रेडिट परचेजेस हमारा कितना है? क्रेडिट परचेज की बात बोलेंगे तो 14 माइनस 5 दैट इज 9 लाख। लेकिन अपने को तो नेट क्रेडिट परचेज चाहिए होता है। नेट क्रेडिट परचेज के लिए क्या करोगे? परचेज रिटर्न भी माइनस हो जाएगा। दैट मीन्स 9 लाख माइनस 1 लाख, तो नेट क्रेडिट परचेजेस कितना कहलाएगा? 8 लाख। एंड एवरेज ट्रेड पेबल्स ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाई 2 ना, दैट मीन्स व्हाट? 80,000 प्लस 3,000 प्लस 1 लाख प्लस 17,000 डिवाइडेड बाई 2। तो एवरेज ट्रेड पेबल्स would be obviously 1 lakh. Clear? Now trade payables turnover ratio. Trade payables turnover ratio कैसे निकालेगा? That would be net credit purchases 8 लाख divided by average trade payables 1 लाख, that is equals to 8 times.
वेरी क्लियर। ये 8 टाइम्स क्या क्या शो करता है कि हमारा क्रेडिटर्स साल में 8 बार रोटेट कर रहा है। अगर आपको इसमें समझाएं दैट एवरेज पेमेंट पीरियड क्या है, या क्रेडिट अलाउड बाय क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स हमको कितना क्रेडिट अलाउ कर रहे हैं, अगर अपने कुछ मंथ्स में निकालें तो 12 मंथ्स डिवाइडेड बाय ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो 8, दैट मीन्स हमको हमारे क्रेडिटर्स 1.5 महीने का क्रेडिट देते हैं। दैट इज 1.5 महीना बाद हम हमारे क्रेडिटर्स को पेमेंट करते हैं, पेमेंट साइकिल बोलते हैं उसको। क्लियर। नेक्स्ट, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी बोला जाता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज ऑल्सो नोन एज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ऑब्वियसली दिस रेशियो, इसका आंसर भी टाइम्स में आता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक तो सिंपल सा फंडा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन किसको बोलते हैं? सेल्स, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। या इसका एक फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस। नेट परचेज का मतलब होता है परचेज माइनस परचेज रिटर्न्स, राइट। तो ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। दोस्तों डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब कैरेज इनवर्ड्स, वेजेस, फ्रेट, वेजेस मतलब मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, ये सब। बट कैरेज आउटवर्ड्स इज नॉट अ डायरेक्ट एक्सपेंस। ऑफिस का सैलरी, ऑफिस का रेंट, दे आर नॉट डायरेक्ट एक्सपेंसेस, राइट। माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला अगेन रिपीट, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेसेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है। एवरेज इन्वेंट्री इज नथिंग बट ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2। रेशियो टाइम्स में आता है। ये क्या शो करता है कि स्टॉक होल्डिंग पीरियड, कि स्टॉक खरीदने के बाद कितना दिन तक हमारे पास पड़ा रहता है, बिकने से पहले, खरीदने के बाद और बेचने के बीच में कितना टाइम गैप है, स्टॉक होल्डिंग पीरियड कितना है हमारा, वो शो करता है। अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के रास्ता क्वेश्चन में नहीं रहे, उसका इन्फॉर्मेशन नहीं है, या कोई भी तरीके से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट नहीं कर सकते एक्सट्रीम सिचुएशन में, तब हम लोग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब सेल्स को यूज कर लेते हैं। क्लियर। अदरवाइज इस फॉर्मूला में हमेशा ध्यान रखना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही यूज होता है, या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलते हैं। ठीक है। मूविंग डाउन टू इसका इलस्ट्रेशंस। फॉलोइंग डिटेल्स अवेलेबल फ्रॉम द बुक्स ऑफ दिस। सेल्स दिया हुआ है 8 लाख रुपया। ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, जीपी रेशियो 20%, कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो सेल्स 8 लाख, सेल्स माइनस जीपी, जीपी 20% मतलब ही होता है ऑन सेल, समझाए थे, कुछ नहीं बोला है। जीपी रेशियो कभी कॉस्ट पे नहीं होता, हमेशा ऑन सेलिंग प्राइस होता है। 20% इसके ऊपर, दैट मीन्स सेल्स का 20%, 1,60,000। दैट मीन्स आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, COGS कितना आपका 6,40,000। आपका एवरेज इन्वेंट्री ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2, एवरेज इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2 इज 45,000। ऑब्वियसली दोस्तों अपने को शो करना होगा एग्जाम में तो पूरा। नाउ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमारा कितना आ जाएगा, 6,40,000 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, 6,40,000 बाय 45,000। सो दिस इज 14.22 टाइम्स। क्वेश्चन में लिख दिया था, आप लोग 2 डेसिमल प्लेसेस नहीं बोलता तो भी हम लोग यही करते, 0.22 लाने के बाद ही छोड़ते अपने इसको। नेक्स्ट, ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री दिया 29,000, परचेजेस 2,42,000, सेल्स 3,20,000, जीपी रेशियो 20% सेल्स। कैलकुलेट द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमारे पास ना ओपनिंग इन्वेंट्री है, परचेजेस है, क्या नहीं है मालूम है, क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया है। क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर नहीं दिया है तो आप एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालोगे, दैट इज अ प्रॉब्लम। तो उसके लिए पहले सेल्स 3,20,000, सेल्स में से अगर आप जीपी 25%,
मतलब कितना होता है, 80,000 माइनस कर दो 25% ऑफ 3,20,000 से बताए थे, तो आपका क्या निकल गया, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल गया, राइट। अभी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला यूज करके आप क्लोजिंग स्टॉक निकाल सकते हो। क्लोजिंग स्टॉक निकालने की क्या जरूरत है सर, क्योंकि एवरेज इन्वेंट्री निकालना है, एंड क्लोजिंग स्टॉक निकालने का रास्ता है तो ऑब्वियसली निकालना पड़ेगा, राइट। सो अभी COGS का हमारा एक फॉर्मूला, ओपनिंग स्टॉक मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस डैड एक्सपेंस तो है नहीं सम्स में, तो उसको नहीं लिख रहा हूँ, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो अपने को इसका मतलब हम लोग क्लोजिंग स्टॉक का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, क्लोजिंग स्टॉक विल बी इक्वल्स टू व्हाट, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस COGS। हमारा ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में दिया हुआ था 29,000, परचेजेस दिया हुआ था 2,42,000, क्लोजिंग स्टॉक अपने को COGS मालूम है अपने को 2,40,000, सो क्लोजिंग स्टॉक निकल जाएगा, देयरफॉर क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल्स टू 31,000 हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ गया। अभी क्लोजिंग स्टॉक जब आ गया, COGS मालूम है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आप आराम से पुट कर सकते हैं, अब दैट इज 2,40,000 COGS बाई एवरेज इन्वेंट्री वुड बी व्हाट, 29,000 ओपनिंग प्लस क्लोजिंग इज 31,000 डिवाइडेड बाई 2, सो आपका एवरेज इन्वेंट्री कितना आ जा रहा है, 30,000, 2,40,000 डिवाइड बाई 30,000, आंसर आपका आ गया 8 टाइम्स। Easy. Next. From the following information, calculate the inventory turnover ratio. Sales दिया है, एवरेज दे दिया, ग्रॉस लॉस ऑन सेल्स दिया है, ग्रॉस लॉस ऑन सेल्स। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट सेल्स माइनस GP करते थे तब COGS आता है, सेल्स में से प्रॉफिट माइनस करते हैं तब कॉस्ट आता है ना, लॉस के केस में ऐड कर देंगे, तो सेल्स में आप क्या करोगे, ऐड 10%, दैट मीन्स हाउ मच, 40,000, तो आपका COGS कितना हो गया, 4,40,000, सो हमारा आंसर वुड बी 4,40,000 डिवाइडेड बाई 55,000। So that is 8 times. Next one, 2 lakh is a cost of goods sold. Cost of goods sold है 2 lakh, inventory turnover ratio दे 8 times. Inventory in the beginning, now here comes an important one. Inventory in the beginning is 1.5 times more than the inventory at the end. 1.5 टाइम्स देन द इन्वेंटरी एट द एंड नहीं बोला, 1.5 टाइम्स मोर देन द इन्वेंटरी बोला है, कुछ स्टमक मार लेना, वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक है, यहाँ पे अक्सर गलती हो जाती है लोगों से। कैलकुलेट द वैल्यू फॉर ओपनिंग द क्लोजिंग इन्वेंटरी, ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंटरी निकालने बोला है, तो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो इज COGS बाय एवरेज इन्वेंटरी, वो 8 टाइम्स दिया है, COGS आपको मालूम है 2 लाख डिवाइड बाय average inventory, therefore average inventory is 2 lakh divided by 8, this is how much, 25,000। ये तो ठीक है, इसके बाद वाला पोर्शन इज इंपॉर्टेंट टू नो। नाउ इसके बाद सम्स का जो मेजर पार्ट अपना आ रहा है उसको ध्यान से समझो आप। जो ओपनिंग इन्वेंट्री है, द इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग इज 1.5 टाइम्स मोर देन द इन्वेंट्री एट द एंड। कहने का मतलब अगर आप क्लोजिंग इन्वेंट्री को लेट द क्लोजिंग स्टॉक बी X, तो देयरफॉर ओपनिंग स्टॉक वुड बी व्हाट, 1.5x
नहीं, 1.5 टाइम्स मोर देन द इन्वेंटेड द एंड, मतलब x तो है ही प्लस 1.5x, 1.5 टाइम्स मोर देन द इन्वेंटेड द एंड, मतलब क्लोजिंग जितना है प्लस उसका 1.5 गुना और, सो ओपनिंग इन्वेंटरी इज बेसिकली 2.5x is not only 1.5x. क्लियर? सो अब एवरेज इन्वेंट्री के लिए एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला इज ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाई 2, दैट इज 2.5x प्लस x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 25,000. 3.5x is equals to 50,000. X is equals to 50,000 divided by 3.5. So that is 14287. ऐसा फ्रैक्शनल फिगर्स देख के घबराना नहीं, एग्जाम में हो ही सकता है कि ऐसा आए, राइट? सो हमारा ये जो x निकला, हमारा ये क्या निकला, हमारा ये क्लोजिंग स्टॉक निकल गया, राइट? दिस इज आवर क्लोजिंग स्टॉक. सो देयरफॉर अब हमारा ओपनिंग स्टॉक कितना हो जाएगा, और विद दिस इनटू 2.5, क्लियर? सो दैट इज 35714. This is our opening stock. This was a tricky thing, 1.5 times more वाला जो आपको स्टामक पांडे बोल दिया. Moving down very quickly to the next portion. Working capital turnover ratio. Working capital turnover ratio में आते हैं अपने. The formula is revenue from operations by working capital. Revenue from operations मतलब sales, तो revenue from operations divided by working capital. Revenue from operations, अच्छा, the answer is in times, obviously बता ही दिया. Revenue from operations ही यूज करना, लेकिन अगर क्वेश्चन में revenue from operation का इंफॉर्मेशन नहीं है या निकालने का रास्ता नहीं है, तब हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को यूज कर सकते हैं. क्लियर? वर्किंग कैपिटल जानती है, CA माइनस CL. करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, क्रेडिट सेल्स, कैश सेल्स, सेल्स रिटर्न, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालने बोला है आपको. क्लियर? आई थिंक इट्स वेरी सिंपल. नेट सेल्स लेना होता है, तो हमारा क्रेडिट सेल्स था 24 लाख के 5,20,000 और सेल्स रिटर्न है 40,000. सो दिस इज 28,80,000, राइट? 28,80,000 आएगा आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. 28,80,000 नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिट सेल्स प्लस कैश सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल आपका आ रहा है 9,60,000. कैसे? CA माइनस CL. सो योर आंसर इज 3 टाइम्स. फॉर्मूलाज लिख लिख के करना है, तब फॉर्मूलाज याद भी हो जाएंगे आपको. क्लियर? नेक्स्ट, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालने बोले फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. कॉस्ट ऑफ RFO दिया है ऑप्शन में, मैंने क्या कहा था, अगर RFO नहीं है, कॉस्ट ऑफ RFO वही लेके करना पड़ेगा. तो कॉस्ट ऑफ RFO डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल, दैट इज 25,000. तो योर आंसर इज 6 टाइम्स. बहुत इजी है यार, इस चैप्टर से फुल मार्क्स आराम से स्कोर हो जाएगा. आपको फॉर्मूलाज लर्न करना है थोड़ा सा, जबकि वीडियोस को ढंग से देखो, हर फॉर्मूला को बताया हुआ है, उसको आपको लर्न करना है एंड लॉजिक के साथ दिया हुआ आपको. नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, करंट लायबिलिटीज. प्रॉफिट मार्जिन इज 20% ऑन सेलिंग प्राइस. वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो बोला है 10 टाइम्स है, अपने को करंट एसेट्स निकालने बोला है. क्लियर? तो सिंस यहां पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है लेकिन प्रॉफिट मार्जिन दिया हुआ है, मतलब सेल्स निकाल सकते हैं आप. सेल्स निकालने का जो शॉर्टकट आपको बताए थे कि कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, कि प्रॉफिट सेलिंग प्राइस के 1/5 है, तो कॉस्ट के बाद कितना होगा, 1/4 होगा. तो अगर COGS 4 लाख है प्लस प्रॉफिट इसका 1/4 मतलब 1 लाख,
तुम्हारा सेल्स कितना आ गया 5 लाख, मतलब RFO 5 लाख आ गया। अभी अपने को वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो बोल दिया 10 टाइम्स। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बाय वर्किंग कैपिटल। आपको 10 टाइम्स बोल दिया। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 5 लाख डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि आपका वर्किंग कैपिटल कितना आ गया दोस्तों। वर्किंग कैपिटल आपका आ गया 50,000 ना। वर्किंग कैपिटल 50,000 आ गया। करेंट लायबिलिटीज मालूम है, तो आपको करेंट एसेट्स निकालना है, राइट। करंट एसेट्स आर इक्वल्स टू वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटीज, बिकॉज CA माइनस CL इज वर्किंग कैपिटल। साइड चेंज कर दो यार। सो वर्किंग कैपिटल 50,000 प्लस करंट लायबिलिटीज 90,000। अब करंट एसेट्स हो गया 1,40,000। 1,40,000 इज योर करंट एसेट्स, राइट। दोस्तों ये था हमारा रेशियो एनालिसिस का सेकेंड वीडियो। इसमें हम लोग एक्टिविटी रेशियोज एंड सॉल्वेंसी रेशियोज को कवर कर लिए। अब हमारा नेक्स्ट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज रह जाएगा। GP रेशियो, NP रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो एंड बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड सम्स भी। इनफैक्ट EPS, अर्निंग्स पर शेयर रेशियो, P रेशियो, बहुत सारे ये सारे रेशियोज हैं। ये आपके थर्ड वीडियो में आपके लिए आ जाएंगे एंड उसके अंदर कॉम्प्लिकेटेड सम्स भी आपके लिए आएगा, सो दैट उनका बोर्ड का प्रिपरेशन आपका फुल प्रूफ हो जाए। इस चैप्टर का 1 मार्क्स भी आपका नहीं जाए। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना एंड डू लीव अ कमेंट कि वो क्या चाहिए। और बस स्वाइप करने से पहले इतना सुनो, क्या चाहिए आप खाली कमेंट सेक्शन में लिख दो, आपको वो वीडियोस मिलेंगे, ये मेरा वादा है। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ए ग्रेट प्रिपरेशन एंड ए ग्रेट रिजल्ट्स।